नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दिनांक 24 जुलाई 2023 है। आज कुल हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक इंडिया की ग्रेट पावर एम्बिशन से रिलेटेड है। इसमें हम ग्रेट पावर और बाकी पावर के कंसेप्ट को बेसिक से डिस्कस करेंगे और ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईआर सेक्शन के लिए। सेकंड आर्टिकल यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी हम बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और फिर ये आर्टिकल एक नई डायमेंशन आपको प्रोवाइड करेगा। थर्ड यहाँ पे टीबी से रिलेटेड है, जो कि जेनरिक सप्लाई है, क्योंकि बेडाक्विलिन जो अभी तक इसकी ड्रग है उसके ऊपर पेटेंट दोबारा से कर दिया जॉनसन जॉनसन ने। ये आप जीएस पेपर 1 और 3 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में अभी वैक्सीन बनाने के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था। तो तीनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले दोनों आर्टिकल हमने हिंदू से उठाए और तीसरा आर्टिकल हमारा इंडियन एक्सप्रेस से। तो चलते हैं, आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल इंडिया की ग्रेट पावर एम्बिशन से रिलेटेड है। तो पहले पावर की बेसिक बात करते हैं। आप बताओ मुझे कि पावर होती क्या है। पावर ये होती है कि जो एबिलिटी टू गेट द थिंग्स डन डिस्पाइट द विल ऑफ द अदर्स, मतलब दूसरे की इच्छा हो ना हो, फिर भी अगर जो पावरफुल इंसान है या पावरफुल कंट्री है वो अपने काम को पूरा कर लेता है। वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप की पावर्स एग्जिस्ट हुई हैं, जैसे सुपर पावर। सुपर पावर में कौन से कंट्री आते हैं, जैसे यूएसए, रसिया, यूके है। 1991 के बाद में तो यूएसए एक सोल हेजिमन हो गया था कि उसकी पूरे वर्ल्ड में पावर चलती है। नेक्स्ट होती है ग्रेट पावर। ग्रेट पावर में अपना इंडिया भी आता है, चाइना आता है, टर्की आता है। नेक्स्ट होते हैं मिडल पावर। मतलब मिडल पावर क्या होते हैं, ग्रेट पावर से कम होते हैं, ये पूरी हायरार्किकल टाइप में है, जिसमें ब्राज़ील हो गया और बाकी कंट्री। लास्ट में आता है स्मॉल पावर, जिनका इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, इनकी सोवरेनिटी बाकी कंट्रियों के ऊपर डिपेंड करती है। अब होते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ द पावर, मतलब कैसे आप मानते हो कि कौन से कंट्री की कितनी पावर है। ये सबसे पहले डिपेंड करता है कंट्री की जियोग्राफिकल लोकेशन पे। जैसे यूएसए का एग्जांपल हो, यूएसए के दोनों तरफ ओशियन है, तो वहाँ पे उसकी जियोग्राफी सेफ है। कोई कंट्री उस पर अटैक करेगा तो उसके सी रूट एक्सेसिबल होगा नहीं, मतलब उसकी फार साइड है। दूसरा, सी में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है कंट्री की पॉपुलेशन, कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, लोगों का कल्चर कैसा है, लोगों का एटीट्यूड और एप्टीट्यूड कैसा है। यहाँ पे इसराइल का आप एग्जांपल ले सकते हो कि वहाँ के लोगों का सर्वाइवल रेट, मतलब लोगों का नेशनलिज्म के प्रति इतना ज़्यादा फोकस है कि चारों तरफ उसके हॉस्टाइल कंट्री होते हुए इसराइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। थर्ड आता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होती है कि कंट्री का ओरिएंटेशन कैसा है। जैसे यूएसए का एग्जांपल हो, यूएसए ह्यूमन राइट, लिबर्टी, लिबरलिज्म, इन चीज़ों पे इतना फोकस करता है, अपनी सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करता है बाकी अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए। फोर्थ होता है हिस्टोरिकल, कि कंट्री हिस्टोरिकली ही स्ट्रॉन्ग हो। जैसे ग्रीक और ये कंट्री थे, तो यहाँ पे वेस्टर्न पावर पहले से ही स्ट्रॉन्ग थे, उसके कारण हो गए। फिफ्थ आता है इकोनॉमी, कि कंट्री की इकोनॉमी कैसे डिपेंड करती है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल कैसे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कैसे हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, पहले ब्रिटेन में आया, तो ब्रिटेन अपने आप में एक इकोनॉमिक पावर था। उसके बाद में बोला जाता है कि सन नेवर सेट, ब्रिटेन का उस टाइम पे, यूके का, कि उनका सूरज कभी छिपता ही नहीं था, क्योंकि हर जगह पे उन्होंने अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड कर दिया, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म को प्रमोट किया। लास्ट में आता है पॉलिटिकल कल्चर। ये आप किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हो। पॉलिटिकल कल्चर मतलब कंट्री डेमोक्रेटिक है, मोनार्की है, ओटार्की है। जैसे अब यूएसए का एग्जांपल, तो यूएसए में डेमोक्रेसी, वहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। सिविल सोसाइटी को वहाँ पे अपने मुद्दे रखने का, प्रेशर ग्रुप का अलग से रोल है, ह्यूमन राइट को तवज्जो दी जाती है। उसी तरह नॉर्थ कोरिया और बाकी कंट्री का आप एग्जाम्पल लोगे तो वहाँ पे मतलब एक टाइप की डिक्टेटरशिप है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कंट्री को एक पावरफुल और सुपर पावर बनाने में। तो आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं कि अभी ये डिबेट चल रही है कि इंडिया को ग्लोबल पावर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, या पहले डोमेस्टिक चीज़ों में फोकस करना चाहिए। तो राइटर क्वेश्चन कर रहा है कि इंडिया किस तरह की ग्लोबल पावर बनना चाह रहे हैं। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया को अभी ग्रेट पावर या सुपर पावर बनना चाहिए, क्योंकि इंडिया की इंटरनेशनली एक वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। जैसे हम विश्व गुरु बोलते हैं इंडिया को एक विश्व पावर बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि इंडिया में भी इतने ज़्यादा गरीब लोग हैं, जैसे कि हमने 270 मिलियन पीपल को तो पॉवर्टी से उठाया था 1991 के बाद में, 91 से 2005। और अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है मल्टी टाइम्स पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें भी हमने 240 मिलियन पीपल को आउट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन फिर भी तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से हमारे 24% के आसपास लोग अभी भी गरीबी रेखा, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो वहाँ पे राइटर यही कह रहा है कि सबसे पहले जितने लोग कंट्री में पुअर हैं उनको हमें अपलिफ्ट करें, ना कि सुपर पावर। दूसरा कि हमारी गवर्नेंस में आप देख सकते हो कितना रेड टेपिज्म है, स्लो प्रोसेस है, करप्शन वाली चीज़ें हैं, तो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम बाहर के वर्ल्ड में वेंचर करें और एक सुपर पावर बनने की कोशिश करें। और ये एक बहुत ही फॉल्स बाइनरी है कि अब सुपर पावर की तरफ फोकस करें या अंदर की तरफ। जो हाइपर नेशनलिस्ट हैं, जो सिर्फ नेशनलिज्म की बातें करते हैं, वो इस पर फोकस करते हैं कि नहीं हमें सुपर पावर
पावर बनना है। दूसरी तरफ एक पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव नैरेटिव है कि इंडिया को राइज करने के लिए हमें पहले अंदर की चीज़ों को सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन मेन ये व्यू पॉइंट राइटर का ये है कि हमें प्रोएक्टिवली और क्रिटिकली इंगेज करना पड़ेगा अगर इंडिया वर्ल्ड पावर बनना चाह रहा है। तो इससे नॉट ओनली हमारा फ्यूचर डिफाइन होगा, जिसमें 1.4 बिलियन जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, और 2027 तक हम फर्स्ट भी बन जाएंगे एज पर द यूएन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट। तो इंडिया का जब सुपर पावर बनना होगा तो उससे वर्ल्ड के फ्यूचर के ऊपर डिफरेंट टाइप में असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर डिफरेंट, इंडिया की सॉफ्ट पावर डिफरेंट है, इंडिया का वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट अलग है। तो यहाँ पे यही है कि जो ग्लोबल पावर जब इंडिया बनेगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये रियलिटी है। और लेकिन हमें अगर अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन है उनको ध्यान में नहीं दिया तो हमारे लिए स्ट्रेटजिक ब्लंडर हो जाएगा। मतलब अगर हम सुपर पावर की तरफ फोकस करेंगे और हमारे अंदर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारे लिए नुकसान कर सकता है। अब बात करते हैं कि पावर जब आती है उसके और क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाते हैं। जब 1991 से पहले इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे और हमने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अप्रोच किया था। उसके बाद हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स लाया था, जिससे हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई थी। उससे पहले हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, मोनोपोली में रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट था, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन कम था, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को ज़्यादा हम फोकस कर रहे थे। लेकिन LPG के बाद हमने लिबरलिज्म को ज़्यादा मतलब लिबरल ट्रेड को ज़्यादा फोकस किया गया। उस टाइम के ग्रीन पिक्चर राइटर ने यहाँ पे प्रोजेक्ट किए कि उस टाइम पे हमारे जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सिर्फ $6 बिलियन के आसपास थे और हमारी GDP बहुत कम थी, 270 बिलियन के आसपास। लेकिन पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, क्योंकि पॉपुलेशन तो 1947 के बाद कंटिन्यूसली बढ़ी है, क्योंकि हेल्थ की फैसिलिटी बढ़ गई थी, और जिसमें से 50% लोग पुअर थे। ऑल्दो उसके बाद हमने लगभग 270 मिलियन पीपल को आउट ऑफ पॉवर्टी निकाला और अब नियर बाई 24% है। तो उस टाइम की काफ़ी मिजरेबल फिगर थे। और दूसरी तरफ क्या चल रहा था, ये तो इंटरनल थे कि पाकिस्तान के साथ में जैसे 1965 का वार हुआ, 1971 का वार हुआ, चाइना के साथ 1962 का हुआ, फिर पाकिस्तान के साथ 1999 में कारगिल का वार हुआ। तो पाकिस्तान के साथ में जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट थे वो कंटिन्यूसली चल ही रहे थे, जो भी कंट्री को पीछे खींच रहे थे। और उसी टाइम पे USSR, यूनाइटेड सोवियत जो रसिया है, उसका डिसइंटीग्रेशन होगा। उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद तो US अपने आप में एक सुपर पावर हो गया था, और USSR इंडिया का काफ़ी क्लोज लाई था। USSR ने हमारी 1971 में हेल्प की, 1962 में हेल्प की, और एक काफ़ी ट्रस्टेड फ्रेंड है रसिया हमारा। रसिया के बारे में बोला जाता है कि एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया नोज हु इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी, और USA के साथ में हमारे रिलेशन ख़राब थे। USA के साथ रिलेशन के ख़राब होने के 4-5 रीज़न थे। सबसे पहले तो ये था कि जो कोल्ड वार टाइम था, जिसमें USSR और USA के बीच में, कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म के बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था, उसमें इंडिया ने कोई ग्रुपिंग ज्वाइन नहीं की। इंडिया बोला हम कोई ब्लॉक ज्वाइन नहीं करेंगे। हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि 1958 और 1961 में बेलग्रेड समिट में स्टार्ट किया, और काफ़ी साउथ साउथ कोऑपरेशन को हमने प्रमोट किया था। तो इसे USA की रिजीम इंडिया से काफ़ी नाराज़ हो गई थी। और उस टाइम पे जब न्यूक्लियर टेस्ट की बात, जैसे 1998 में हमने टेस्ट किया, उससे पहले 1974 में किया था, बट 1998 में हमने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, जिसके कारण इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही स्ट्रेन रिलेशन है, क्योंकि तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी एक्सपेरिमेंट किया। तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक हॉस्टाइल सिचुएशन बन गई थी। अब बात करते हैं, राइटर कह रहा है कि अब सीधा आगे मूव करते हैं 2023 में हम कंपेयर करें इस चीज़ को। तो हमारा सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज उस टाइम सिर्फ $6 बिलियन के आसपास था, वो हमारा 600 बिलियन, मतलब देख लो कि 100 गुना हमारा बढ़ गया। और पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर की सिचुएशन है ही नहीं, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी पावर हो गई। लेकिन अब हमारे लिए नेक्स्ट चैलेंज आ गया चाइना का। आप देख रहे हो बार बार 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ, जिसमें भी इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी लंबा खिंचा, फिर 2020 में गलवान का, फिर 2021-22 में फिर नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। तो उसका जगह अभी चाइना ने ले ली। तो हमारा राइटर यही कहना चाह रहा है कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ऑप्टिमिस्टिक हम ज़्यादा हो गए, क्योंकि 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी ग्रोथ से न सिर्फ हमारी GDP बढ़ी है, बट हमने पॉवर्टी को रिडक्शन भी बहुत ज़्यादा किया। जैसे 270 मिलियन पीपल्स को आउट ऑफ पॉवर्टी निकाला, रिसेंट के हिसाब से हमने 240 को आउट ऑफ पॉवर्टी निकाला, और कंट्री की PPP भी अच्छी खासी बढ़ रही है। अब इंडिया की देखो तो 5वें नंबर पर लार्जेस्ट इकोनॉमी, और PPP में हम परचेजिंग पावर पैरिटी में 3रे नंबर पे है। और इंडिया का $4 ट्रिलियन अभी टच होने वाला, और 5 ट्रिलियन हमारा टारगेट है 2025 तक। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है
दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर, इंडिया का न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि वर्ल्ड अंडरस्टैंड दी आर्गुमेंट ऑफ पावर रेदर देन दी पावर ऑफ द आर्गुमेंट। जब से न्यूक्लियर पावर इंडिया में है तो इंडिया की वर्ल्ड सुनने भी लगा, उससे पहले इतना सुनता नहीं था, तो न्यूक्लियर पावर भी है। यूएस से आज के दिन देखो कि कितना क्लोजेस्ट अलाई है, क्योंकि इंडो पैसिफिक टर्म जहाँ पे क्वाड की फॉर्मेशन की है वहाँ पे कंट्रीज़ के रिलेशन अच्छे हैं। रिसेंटली हमने इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसीटी साइन किया है। उसके बाद में यूएस के साथ हमारे डिफेंस की डील्स कितनी बढ़ती जा रही हैं, जिसमें हम साथ में इंजन बना रहे हैं, साथ में वेपन्स बना रहे हैं, स्पेस में कितना कोऑपरेशन कर रहे हैं इसरो और नासा। तो मतलब हमारे अलाइज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं यूएसए के साथ में, और जिससे क्या होगा कि हमारी एक अलग ही बिगिनिंग हो रही है वर्ल्ड पावर के लिए। तो उस टाइम हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम में एक बहुत ही स्विंग पावर है। स्विंग पावर मतलब इंडिया के बिना कोई भी मुद्दा ठीक से सोल्व नहीं हो सकता। उसके पीछे काफ़ी रीज़न है। सबसे पहले स्ट्रेटजिकली लोकेटेड, अब जैसे यूएसए के पास दोनों ओशन की एक्सेस थी, उसी तरह इंडिया के पास भी देखो बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, और इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोला जाता है इंडियन ओशन में। तो हम भी स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, क्योंकि हमारा खुद का जो इंथ्यूजियाज्म है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जितनी भी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चल रही है, यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन में, इंडिया ने बहुत अच्छी बात बोली है कि दिस इरा इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर एंड वी आर ऑन द साइड ऑफ द पीस। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म चाहे यूएन हो या कोई भी समिट हो रहा है, जैसे G20 की समिट्स हो रहे हैं इंडिया में, इंडिया फोकस कर रहा है कि इसको मीडिएशन के द्वारा इसको सोल्व किया जाए, मतलब मीडिएशन होगा तभी वर्ल्ड में पीस आएगी। और यूएस चाह रहा है कि इंडिया को वेस्ट की तरफ खींचे, दूसरी तरफ रशिया चाह रहा है कि चाहे कुछ भी प्रयास करना पड़े इसको वापस, क्योंकि अभी रशिया, चाइना, यूएस इनकी ग्रेट पावर राइवलरी चल रही है, और इंडिया एक स्विंग स्टेट है, जिसकी तरफ इंडिया होगा वही कंट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे भी काफ़ी सजेशन है कि इस रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ही मतलब हेल्प कर सकता है, मीडिएट कर सकता है कि इस वॉर को ख़त्म कर सकें। और इंडिया ने जो इस टाइप की मीडिएशन लैंग्वेज यूज़ की है, जिसमें नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट दोनों को हमेशा जोड़ने की बात करता है, क्योंकि वर्ल्ड में डिफरेंट पोल्स हैं। जैसे इनिशियल में क्या था, बायपोलर वर्ल्ड था, उसके बाद यूनिपोलर बन गया, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। और जिसमें लेकिन हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि इंडिया में ऑल तो बहुत ज़्यादा गरीबी है, नेशनल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे हम क्या हुआ कि हमारी कैपेबिलिटी कम नहीं है, हम उतना ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब इसमें आती है अदर साइड ऑफ द ग्रेट पावर। यहाँ तक तो राइटर ने बात की थी कि इंडिया को ग्रेट पावर परस्यू करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। दूसरी साइड की बात करते हैं कि इंडिया ऑल दो 5वें नंबर पे इकोनॉमी में है, जिसमें हमारी जीडीपी अच्छी खासी, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो ये सिर्फ 1947 है 2021 में। और यहाँ पे राइटर कंपेयर करा बांग्लादेश के साथ में, जिसकी 2227 है, मतलब एक छोटा सा कंट्री है जिसको लिबरेट कराने में भी इंडिया का हाथ था, उसकी पर कैपिटा जीडीपी हमसे ज़्यादा है। और बांग्लादेश की देखें तो मिलिट्री तो 40वें नंबर पे है, और तो इंडिया की मिलिट्री तो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है। बट राइटर ये कहना चाह रहा है कि जीडीपी और मिलिट्री स्ट्रेंथ को हम इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्री के लोगों की वेल बीइंग उसकी मिलिट्री बोल तो मिलिट्री इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सोवरेंटी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। बट यहाँ पे फोकस है कि जो पॉपुलेशन की वेल बीइंग है उसको मटेरियलिस्टिक पावर क्या होती है, इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट अपनी जो फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी को तभी एक कोहेरेंस में ला सकता है जब वो इंटरनली उसके लोगों की वेलबींग बहुत अच्छी हो। इंडिया को काफ़ी चीज़ें एड्रेस करने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो, हमारे रोड्स की कंडीशन क्या है, रेल की कंडीशन क्या है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, गवर्नेंस की इशू आप देख लो कि कितना रेड टेपिज्म है करप्शन के, क्योंकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 86 के आसपास रहती है। ऑल दो ईज ऑफ डूइंग में हमने काफ़ी इंप्रूव किया है, नियर बाई कंसिक्यूटिव करते हुए हम 50 के आसपास आ गए। बट फिर भी हमें जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है वो काफ़ी आसान नहीं है अभी भी, क्योंकि ब्राइब का बहुत ज़्यादा इंडिया में ब्राइब के केसेस, ऑल तो ब्राइब को क्रिमिनल ऑफेंस बनाए फिर भी ब्राइब के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेशनल कैपिटल की आप बात करोगे कि क्योंकि अगर बारिश है, फॉर एग्जांपल बारिश का एग्जांपल यहाँ पे राइटर ने दिया है कि थोड़ी सी बारिश होती है हमारी दिल्ली में, अब यमुना का एग्जांपल देखो कि वो घुटनों पे आ गई। मतलब हमारी जो सिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमने उस तरह डिज़ाइन नहीं किया कि हम ये क्लाइमेट की वैगरीज को विथस्टैंड करें। ये चीज़ें देखो कितनी ज़्यादा, रीजनल हो गया, कास्ट, इथनिसिटी, रिलीजियस डिवीज़न। अब मणिपुर का एग्जांपल देख सकते हो आप, बाकी तमिलनाडु में देख लो, या बाकी भी JNK में देखो। इन इश्यूज़ के ऊपर इतना है कि इंडिया के डोमेस्टिक चैलेंजेस
बहुत ज़्यादा है। और इससे होता है क्या है कि जो हमारे लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, वो डोमेस्टिक चीज़ों में उलझे रहते हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी की तरफ फोकस नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है उसको हमारी पॉवर्टी कम करनी पड़ेगी, लोगों की वेलबींग अच्छी करनी पड़ेगी, जितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि जितनी हमारी इंगेजमेंट हम अंदर दे रहे हैं उससे ज़्यादा इंगेजमेंट हम फ़ॉरेन में हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी को दे सकते हैं। इसमें ब्यूरोक्रेट्स का भी रोल यहाँ पे राइटर ने बताया कि ब्यूरोक्रेट्स को रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए और ये पॉवर्टी कम करनी चाहिए। अब जो वीक इकोनॉमी होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया की इकोनॉमी वीक है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे कंट्री के साथ अलाई बनने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो इंडिया किसी कंट्री का ऑफिशियल अलाई नहीं है, बट फिर भी हमें टर्म्स एंड कंडीशन कई बार माननी पड़ती हैं। जैसे कि इंडिया का ईरान के साथ में चाबार पोर्ट इंडिया बना रहा है, बट यूएसए ने सैंक्शन का वो किया तो हमारी वो प्रोसेस स्लो हो गई। तो पहले हमें अंदर से इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि बाहर वाले कंट्री का कोई भी मतलब इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं हुए। और हमारे जो पॉलिटिशियन है उनको एक एडेक्वेट अटेंशन देनी पड़ेगी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट है जिसने बताया कि इतना हमारा बजट एलोकेशन बढ़ गया, लेकिन फिर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, जो फॉरेन पॉलिसी वाली चीज़ें हैं, वहाँ सिर्फ 0.4% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट दिया। तो यहाँ पे बजटरी एलोकेशन बढ़ाने के लिए राइटर नाज करा गवर्नमेंट को। और यहाँ पे नेक्स्ट बात हो रही है कि इंडिया को मतलब ग्लोबल ऑर्डर को सेव करने के लिए मतलब रुकना चाहिए या करना चाहिए, लेकिन रही है कि जब तक डोमेस्टिक चैलेंज हमारे रिजोल्व नहीं होते तब तक हम बाहर की चीज़ें सुधारने में न लगें, क्योंकि इससे क्या होगा कि इंडिया अपना दुनिया में जो एक प्लेस है, जैसे वर्ल्ड में प्लेस चाइना अपने आप को मिडिल किंगडम बोलता है, उसी तरह इंडिया अपने आप को एक विश्व गुरु या सुपर पावर बनाना चाह रहा है। तो वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है इसके, क्योंकि जो अंदर की इनएबिलिटी है वो बाहर की चीज़ों को मॉडरेट करती है, मतलब उसको स्लो कर देती हैं। हमारी विलिंग है बाहर इंगेज करने की, लेकिन अगर अंदर की चीज़ें नहीं होगी तो ये पूरी तरह एक स्ट्रेटजिक ब्लंडर हो जाएगा, हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और ग्लोबल ऑर्डर जो आज के दिन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, वहाँ पे इंडिया को मल्टीपल चीज़ों में इंगेज होने की ज़रूरत है, जैसे एनवायरनमेंट में, जियोपॉलिटिकल में, इकोनॉमी में, एनर्जी में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड, WTO में। ऑल्दो इंडिया को बोला जाता है कि लीडर ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ द साउथ साउथ कोऑपरेशन, इंडिया के पास पूरी एबिलिटी है कि हम इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को सेव कर सकते हैं, बट उसके साथ में हमें अपने डोमेस्टिक चीज़ों को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये हमारा पूरा आर्टिकल था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक की बात करते हैं। आप बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या समझते हो? ये एक उस टाइप की इंटेलिजेंस है जिसमें एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स टू डू टास्क दैट आर यूजुअली डन बाय द ह्यूमन। जो काम पहले आदमियों के हिसाब से इंसान के द्वारा किए जाते थे वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। अब उसके फ़ायदे क्या हैं? एआई के मल्टीपल फ़ायदे हैं। हेल्थ सेक्टर में देखो आप, जैसे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, पूरा कोविड-19 में रोबोटिक्स इस्तेमाल हुआ है। बिजनेस में आप देखो बिग डाटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा प्रोसेसिंग है, ऑटोमोटिव टास्क हो गए, रिपीटेड टास्क हो गए, पूरा एआई ने संभाल रखा है। एजुकेशन का एग्जांपल देखो, जैसे चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मेटिव जो है। आईआईटी खड़गपुर ने भी इसके साथ अमेजोन के साथ में वेब सर्विसेज के साथ में कोलैबोरेशन किया ताकि टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव किया जाए। जुडिशरी में देखो सुवास पोर्टल है, सुवास है एक सुपास पोर्टल है जो कि हमारे केस का लोड कम करने के लिए, क्योंकि पेंडेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा है, नियर बाई 82% तो हमारे लोअर जुडिशरी में है। उसके बाद स्पेस में देखो कितने ऑटोनोमस स्पेस क्राफ्ट हो गए, रिस्क फैक्टर बढ़ गए। फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स से मिलिट्री की स्ट्रेंथ कम की जा सकती है, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी। तो मल्टीपल सेक्टर में एआई के रोल हैं, बट कुछ कंसर्न्स भी हैं, चैलेंजेस ये होते हैं। सबसे ज़्यादा एथिकल कंसर्न है कि जस्टिफाई कौन करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कोई गलती की उसको किसके ऊपर इंजाम लगाया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी वाली दिक्कत आती है। जॉब रिप्लेसमेंट, जैसे इनिशियल में कंप्यूटर आए थे उस टाइम भी काफ़ी जॉब रिप्लेसमेंट, ऑल्दो ये काफ़ी डिबेटिंग इशू है कि जॉब रिप्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। सिक्योरिटी रिस्क, जैसे अभी रोबोटिक्स हो रहे हैं, ड्रोन हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल वारफेयर यूज़ किए जा रहे हैं, वो सारे एआई से जनरेटेड हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंडिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑल्दो इंडिया ने काफ़ी स्टेप लिए हैं, जैसे गपी के साथ में हमने साइन किया है, काफ़ी कंट्री यूएसए साथ में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में हम काम कर रहे हैं। तो आज के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। इसमें एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैटबॉट है वो एक अपने आप में सिग्निफिकेंट मूवमेंट है, और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं ये ह्यूमन से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो रहे हैं, बेटर जॉब कर रहे हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट सर्च का एग्जांपल दिया राइटर ने यहाँ पे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये क्या समझते हैं? कीवर्ड समझते हैं। जैसे आपने यूपीएससी टाइप किया तो ऑटोमेटिक वो समझ जाता है कि ये
इंसान हमेशा यूपीएससी वाली चीज़ें सर्च करेगा तो ऑटोमेटिक वो इंस्ट्रक्शन देता है। यहाँ पे वही कहा कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब चीज़ें इतनी जल्दी हो रही हैं कि चैटबॉट हो गया, ये चैट जीपीटी हो गया, एलएलएम हो गया, ये अपने आप ही ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंटिस्ट थे एक अलान तुरिंग, उन्होंने प्रपोज किया था कि जो भी मशीन की एबिलिटी है वो डेमोस्ट्रेट करना चाह रही है ह्यूमन के इंटेलिजेंस को, ऑल्दो उतना कंपेरेबल नहीं है बट फिर भी वो ट्राई करती है। और उनका एक सिंपल था कि हम ये भूल जाते हैं कि हम इस टाइम पे मशीन से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक अवतार टाइप में बिहेव करने लगते हैं। जैसे अवतार मूवी आपने देखी ना, कि अपने आप में एक अवतार बन जाते हैं, और काफ़ी बार हम सिंपली ये नहीं समझते कि मशीन है या फिर इंसान के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि हम इमोशनल और फाइनेंशियल ट्रैप में अगर नहीं फंसते हैं तो हम ये अवतार वाली फीलिंग नहीं लेंगे। तो यहाँ पे राइटर पूरा फोकस कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक जेंडर वाला, मतलब ही सी इस टाइप में न बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन है। लॉ मेकर्स का काफ़ी डिबेट चलता है कि इसमें क्या उसको लीगल पर्सन उड़ दिया जाए, मतलब ही के दिया जाए या सी दिया जाए, तो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बन जाती हैं। अब यहाँ पे होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप फॉर एग्जांपल आई यूज़ किया, वी यूज़ किया, तो उससे क्या हो गया, ही यूज़ किया, सी यूज़ किया, तो मिस इंटरप्रिटेशन और मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही कहना चाह रहा है कि जो भी प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आइडेंटिटी का न पता चले, ताकि जो भी मशीन के द्वारा डाटा प्रोड्यूस किया जाता है वो सिंप्लीफाई किया जाए। राइटर वही कह रहा है कि नॉर्मली तो वो इनएनिमेट, मतलब ऐसी चीज़ यूज़ ही नहीं करते जिससे कि इंसान, एनिमल या किसी का पता चले, वो एक न्यूट्रल चीज़ें यूज़ करते हैं। बट वही है कि जो फिक्शन राइटर है वो मेनली क्या करते हैं कि जो कन्वेंशनल जेंडर बेस्ड प्रोनाउन यूज़ करते हैं, कि एक राजा था या उस टाइप में, या कोई रानी थी, उसके ऊपर स्टोरी बनाते हैं। लेकिन अब रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी सेंसिबल तो है नहीं, एथिकल इशूज़ हैं यहाँ पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अवॉइड करना चाहिए वर्ड यूज़ करना। जैसे आई, उसको आई एज ए फर्स्ट पर्सन नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसकी एक अपने आप में डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिससे वो कंफ्यूज ना हो कि आप ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हो या फिर मशीन से बात कर रहे हो। और न उसको थर्ड पर्सन यूज़ करना चाहिए, मतलब उसकी एक टिपिकल ही आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया एप्पल के श्री एक सर्च प्लेटफॉर्म है एप्पल का, उसमें जब भी आप कुछ बोलते हो तो वहाँ पे फेमिनाइन साउंड है। ऑल्दो उसमें अंदर में सेटिंग है कि फेमिनाइन भी है, जेंडर न्यूट्रल भी है, बट डिफ़ॉल्ट सेटिंग नॉर्मली यूज़ करते हैं तो उसमें फेमिनाइन साउंड है। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। नॉर्मली क्या करते हैं, बिजनेस यूज़र फ्रेंडली, कस्टमर फ्रेंडली आवाज़ यूज़ करते हैं, जैसे फेमिनाइन वाली काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, इसलिए यहाँ पे उसमें यूज़ किया जाता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे गूगल की स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें जैसे जीमेल में है, वो कभी भी मतलब इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि आप जेंडर बेसिस यूज़ कर रहे हो। गूगल ने तो डिसमिस भी कर दिया कि इंसान को, जिसने बताया कि ही, उसने यूज़ कर लिया कि मॉडल बिकम हो गया, काफ़ी सेंसेंट बन गया, मतलब ये आपके इमोशन को समझ लेगा, और उसने उसको यूज़ किया। तो गूगल ने उसको डिसमिस किया कि नहीं, ये पूरा जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि जब जेंडर न्यूट्रल होगा तो ये नॉन इंक्लूसिव नहीं होगा, ये इंक्लूसिव होगा। और जिसमें जो प्रोनाउंसिएशन है, जैसे इसमें कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिए हैं कि क्या क्या वर्ड हमने यूज़ किया, जैसे यू का इस्तेमाल किया गया, दे का इस्तेमाल 14वीं सेंचुरी में किया। उसके बाद काफ़ी अच्छे न्यूट्रल वर्ड आ गए, जिसमें हाइजर है, हेम है, हीर है। ये वर्ड इनसे पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन से जेंडर से रिलेटेड है। तो यहीं पे पूरा हमारे आर्टिकल में यही फोकस था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो वर्ड यूज़ किए जाएंगे वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ ये टीबी की बेडाक्विलिन मेडिसिन से। तो पहले टीबी के कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं जो आप अपने मेंस में यूज़ कर सकते हो। टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि पल्मनरी, मतलब आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, और कई बार एक्स्ट्रा पल्मनरी भी इफ़ेक्ट डालती है। जो 8 कंट्री हैं उनमें 2/3 प्रिवेलेंट है, और इन 2/3 में इंडिया भी है। और इंडिया में नियर बाई 1.8 मिलियन पीपल टीबी से सफरिंग कर रहे हैं। और टीबी के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस के कारण टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऑल्दो इंडिया ने काफ़ी स्टेप भी लिए, एक नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान है हमारा। दूसरा हमने निक्से पोर्टल या निक्से पोषण वो किया। तीसरा हमने टीबी हारेगा देश जीतेगा ये इनिशिएटिव लिया है। WHO ने एंड टीबी एक प्रोजेक्ट चलाया है, एंड टीबी फाइंड ट्रीट एंड एंड टीबी। तो वर्ल्ड लेवल पे भी काफ़ी इनिशिएटिव, लेकिन आज के आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि इस मेडिसिन के ऊपर क्या डिबेट है। क्योंकि बेडाक्विलिन जो है ये एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए टीबी को, मतलब टीबी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब इसमें जो जॉनसन एंड जॉनसन है, इसका पेटेंट अभी ख़त्म हो रहा है, हो ही गया, मतलब 18 जुलाई को। जिससे क्या वही होता है कि जब भी पेटेंट होता है, पेटेंट 20 साल के लिए, 30 साल के लिए फिर रिन्यू भी हो जाता है।
तो बाकी कंट्री अपनी जेनरिक मेडिसिन नहीं बना सकते। तो अब इसका पेटेंट खत्म हो गया, तो खुशी की बात यह है कि जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो इसकी मोनोपोली ख़त्म होगी और मार्केट में मेडिसिन ज़्यादा लोगों को अवेलेबल होगी। अब इसने किया क्या, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इन्होंने एक सेकेंडरी पेटेंट यहाँ पे फाइल किया WTO में कि 2027 तक अब इसका पेटेंट लगातार रहेगा। और ये आप देखो आज के दिन मतलब लगभग 66 कंट्रीज़ में ये सप्लाई करता है, जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, HIV के केसेस हैं, TB के केसेस हैं। और इससे क्या हो रहा है कि जे को बहुत ज़्यादा जॉनसन एंड जॉनसन को आउटरीच फेस करना पड़ रहा है कि आप बेटाक्लोइन का ये पेटेंट मत बढ़ाइए, क्योंकि ये कंट्री अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और इसने अभी नॉन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है और एक ग्लोबल ड्रग फैसिलिटी इनके साथ में कोलैबोरेशन किया, जो कि WHO के एक सब पार्ट हैं। जिससे क्या होगा कि यही बता रहे हैं कि अगर कंपटीशन नहीं होगा जेनरिक्स कंडीशन से तो दवाई का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर कंपटीशन अच्छा होगा तो बेटाक्लोइन का रेट कम हो सकता है। जैसे इंडिया जेनरिक मेडिसिन में नियर बाई 60% एक्सपोर्ट करता है, और उसका ट्रीटमेंट भी 6 महीने में हो जाता है, तो मतलब लोगों को अफोर्डेबल है। लेकिन अभी करंट थ्रेट कुछ डाटा और दिया है कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है कोविड-19 से पहले तो TB ही सबसे ज़्यादा डेथ का कारण थी, जिसमें लगभग 500,000 पॉपुलेशन जो ड्रग रेजिस्टेंस थी उसमें ड्रग सेंसिटिव TB थी। और इंडिया का मैंने आपको डाटा बताई दिया, नियर बाई 1.8 बिलियन थे, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अब ये इसने बनाई कैसे, ये थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन ने 2002 में इसको बनाया था। इसके फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल थे। उस टाइम पे जब ट्रायल हुई थी तो इसका सिर्फ अकेले का नहीं था, फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब फ्री में डोनेशन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प की, जैसे US के नेशनल हेल्थ ने, उसके बाद TB अलायंस ने किया, बाकी लोगों ने फंडिंग दी। मतलब इतनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के बाद में इसको बनाया गया था। लेकिन बाद में इसने क्या किया, इसके ऊपर अपने मोनोपोली इस्टेब्लिश करनी स्टार्ट कर दी, और उस मोनोपोली के कारण क्या हुआ, इसने अपना पेटेंट बढ़ाया, और पेटेंट के कारण इसकी जितनी स्ट्रेटजीज हैं उसके कारण दवाई के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब मुद्दा ये उठता है कि क्या ये ड्रग अभी इंडिया को अवेलेबल होगी, क्योंकि जो दूसरी दवाई एक लिनेजोलिड है जिसकी प्राइसेस काफ़ी कम हो गई, ये भी जेनरिक ड्राई है, 90% इसके प्राइस कम हो गए। और जो फाइजर का पेटेंट है वो 2015 में एक्सपायर हो गया था। और जो हमारा नेशनल TB प्रोग्राम है उसमें बेटाक्लोइन का बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, क्योंकि इंडिया में 1.8 मिलियन पीपल TB से ग्रसित हैं, तो उससे कम प्राइस होगा तो लोगों को ट्रीटमेंट ठीक से मिलेगा। यहाँ पे केस फाइल किया था नंदिता वेंकटेशन और दिफुमेजा, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गए थे TB के कारण। अब इसमें राइटर यही कहना चाह रहा है कि इसके सेकेंडरी पेटेंट को ग्रांट नहीं किया जाए, क्योंकि इस चीज़ की मोनोपोली स्टेब्लिश हो जाएगी और इंडियन मैन्युफैक्चरर अफोर्डेबल दवाई नहीं ले पाएंगे। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।